नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बात करेंगे 3 अहम मुद्दों पर। पहले, योगी के दूसरे कार्यकाल को लेकर जारी मंथन से सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मिली प्रचंड जीत के साथ ही सूबे में योगी सरकार 2 की वापसी हो गई है। नई सरकार में सीएम का चेहरा कौन होगा, ये भी सभी जानते हैं, लेकिन योगी की कैबिनेट में किन चेहरों को तहरीर दी जाएगी, इसको लेकर कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ लगी हुई हैं कि आखिर दिल्ली में क्या फैसला होगा। बैठकों पर क्या कुछ फैसला हुआ, लेकिन सस्पेंस अब भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ योगी कैबिनेट में इस बार अफसरशाहों को भी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि इस बार यूपी के 2 अफसर विधायक बन चुके हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि लंबे वक्त तक प्रशासनिक स्तर पर सेवाएं दे चुके हैं। ये पहली बार होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस को बखूबी समझने वाले शामिल होंगे। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह और कन्नौज सदर सीट से बीजेपी विधायक असीम अरुण, ये 2 नाम हैं जिनके तन पर भले ही खादी आ गई हो, लेकिन मन में खाकी बसती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए सियासी घमासान होने जा रहा है। सूबे की 36 विधान परिषद सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। विधान परिषद के चुनाव 2 चरणों में होंगे, जबकि मतदान 9 अप्रैल को होना है और नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब विधान परिषद में प्रचंड बहुमत के साथ अपना दबदबा बनाने पर है। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने के बाद दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में लगी बीजेपी का अब अगला लक्ष्य एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करना है। वहीं विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ने वाली सपा विधान परिषद की सीटों पर बचाए रहने की तैयारी में है। दोनों ही पार्टियों से विधानसभा चुनाव के टिकट की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से सपा और बीजेपी के बीच जंग जबरदस्त देखने को मिल रही है। योगी सरकार की कैबिनेट में कौन शामिल होगा, इसके गठन और विचार विमर्श के लिए दिल्ली में भाजपा नेताओं की महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मिली प्रचंड जीत के साथ प्रदेश में योगी 2 सरकार की वापसी हो चुकी है। नई सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन योगी की कैबिनेट में कौन शामिल होगा, इसको लेकर अब भी फैसला आना बाकी है। आज हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। बीजेपी की इस बैठक में कैबिनेट के गठन के साथ साथ नए डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खबर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास होली के बाद राजधानी लखनऊ आएंगे। यहां विधायक दल की बैठक में औपचारिक तौर पर योगी आदित्यनाथ नेता चुना जाएगा। यूपी में चुनाव जीतने के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक दिल्ली में रहकर पार्टी के कई अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और फिर लखनऊ में सूबे के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया। और इधर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। इस बार मसला सीएम पद को लेकर नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची जारी है। सबकी नजरें अब योगी की नई कैबिनेट पर टिकी हुई हैं। अनुमानों के मुताबिक मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कुछ सदस्यों के नामों पर चर्चा हुई है। नई सरकार में पुरानों से ज्यादा नए चेहरों को तवज्जो दी जाने की संभावना अब जताई जा रही है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा उप मुख्यमंत्री के फार्मूले पर हो रही है। पहली बार की तरह इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे या फिर इस बार इनकी संख्या ज्यादा होगी, ये कहा नहीं जा सकता।
इसके पीछे की वजह भी है। पार्टी में इस बार भी डिप्टी सीएम के दावेदारों की संख्या ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश शर्मा के चुनाव न लड़ने और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम के पद पर नए चेहरे सामने होंगे। एक चेहरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का तो दूसरा चेहरा बेबी रानी मौर्य का हो सकता है। जातीय संतुलन के लिए दिनेश शर्मा की जगह किसी दूसरे ब्राह्मण चेहरों को मौका देने की उम्मीद लगाई जा रही है। 15 पुराने मंत्रियों को फिर मिलेगी जगह। योगी कैबिनेट में करीब 15 पुराने मंत्रियों को जगह मिलना तय माना जा रहा है। इनमें सबसे अहम नाम केशव प्रसाद मौर्य का है। उन्हें चुनाव हारने के बाद भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इसके अलावा सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, सतीश महाना, सिद्धार्थनाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, आशुतोष टंडन, नंद कुमार नंदी, कपिल देव अग्रवाल, जतिन प्रसाद, रविंद्र जायसवाल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, जय प्रताप सिंह और अनिल राजभर के नाम भी मंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार मंत्रिमंडल में जातीय के साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही 11 मंत्रियों के चुनाव हारने के कारण काफी संख्या में नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। नई सरकार में शामिल होने वाले संभावित नामों में हरदोई के नितिन अग्रवाल, कायमगंज से विधायक डॉक्टर सुरभि, प्रयागराज की 12 सीट से विधायक वाचस्पति, इटावा से सरिता भदौरिया, मैनपुरी से जयवीर सिंह, मऊ से रामविलास चौहान, देवबंद से कुंवर ब्रजेश शामिल हैं। इन महिला चेहरों को मिल सकता है मौका। बलिया के बांसडीह में पहली बार भाजपा का खाता खुलवाने वाली और 8 बार के विधायक रहे राम गोविंद चौधरी को मात देने वाली केतकी सिंह को मौका मिल सकता है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह, सपा छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हाथरस सीट से पहली बार विधायक बनी अंजुला सिंह, माहौर की लॉटरी लग सकती है। फर्रुखाबाद से डॉक्टर सुरभि के साथ ही आगरा ग्रामीण की बेबी रानी मौर्य को तो डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है। वहीं अपर्णा को एमएलसी बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सहयोगी दलों से इन 4 नामों की चर्चा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे शर्मण कुमार निषाद गोरखपुर की चौरा-चौरी सीट से एमएलए हैं। वैसे तो संजय निषाद भी एमएलसी हैं, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वे अपने बेटे को मंत्री बनवाएंगे। इसके साथ ही अपना दल से एमएलसी आशीष पटेल के अलावा एक और मंत्री अपना दल के कोटे से बनाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार अपने सहयोगी दलों के कोटे से 4 मंत्री रख सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कयासों का दौर कब खत्म होगा और ये अनसुलझी हुई पहेली कब खत्म होगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की नई योगी सरकार में खादी के बाद अब खाकी का भी दबदबा होगा। चुनावी नतीजों के बाद यूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 अफसर विधायक बन चुके हैं, लेकिन चर्चा है कि दोनों ही अफसर योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये पहली बार होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस को बखूबी समझने वाले शामिल होंगे। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह और कन्नौज सदर सीट से बीजेपी विधायक असीम अरुण, ये 2 नाम हैं जिनके तन पर भले ही खादी आ गई हो, लेकिन मन में खाकी बसती है। योगी सरकार में खाकी का भी इस बार दबदबा होगा। केंद्र की भाजपा नीति एनडीए सरकार की तर्ज पर
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में भी तेज तर्रार अफसरों की बतौर कैबिनेट मंत्री एंट्री होने जा रही है। इनमें पीएम मोदी के करीबी पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा, कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर आईपीएस असीम अरुण और ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह शामिल हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी की कैबिनेट में भी 4 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने अहम मंत्रालय संभाल रखा है। होली के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम पद की दोबारा शपथ लेंगे। उनके साथ या कुछ अंतराल पर इन अफसरों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके लिए भाजपा हाई लेवल पर मंथन चल रहा है। पूर्व अफसरों के जरिए योगी सरकार के कामकाज को पहले के मुकाबले और चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले के यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। अब आइए बताते हैं कि योगी सरकार में शामिल होने वाले तीनों पूर्व अफसरों के बारे में। योगी की कैबिनेट में 3 पूर्व अफसर हो सकते हैं शामिल। अरविंद कुमार शर्मा। ए.के. शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। 2001 से मोदी के साथ 2014 तक बतौर सचिव थे। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ए.के. शर्मा भी केंद्र में आ गए। शर्मा पिछले लगभग 20 साल से पीएम मोदी के भरोसेमंद लोगों में शामिल हैं। पिछले साल वीआरएस लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और एमएलसी बने। जून 2021 में उन्हें यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। योगी की कैबिनेट में 3 पूर्व अफसर हो सकते हैं शामिल। राजेश्वर सिंह। पीपीएस अधिकारी राजेश्वर सिंह को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। वीआरएस लेने से पहले वो ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर तैनात थे। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से भाजपा के विधायक हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव में उतरे राजेश्वर सिंह ने सपा के अभिषेक मिश्रा को 54,000 वोटों से हराया। अब माना जा रहा है कि राजेश्वर को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। योगी की कैबिनेट में 3 पूर्व अफसर हो सकते हैं शामिल। अरुण असीम। अरुण ने एनएसजी से कमांडो ट्रेनिंग भी ले रखी है। 1954 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अरुण पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा में भी शामिल थे। कन्नौज सदर से विधायक चुने गए हैं। अरुण असीम को भी कैबिनेट में लाने के पीछे 2 वजहें मानी जा रही हैं। एक तो उनका यूपी में काम करने का लंबा प्रशासनिक अनुभव और दूसरा वो दलित समाज से आते हैं। ऐसे में इस वर्ग को साधने में बीजेपी उनकी मदद ले सकती है। कैबिनेट में किन पुराने चेहरों को शामिल किया जाएगा, किसे हटाया जाएगा, किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, इन सब की केंद्रीय स्तर पर ही फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट सदस्यों को फाइल करते समय 2024 को जरूर ध्यान में रखा जाएगा, जिससे जातीय और सामाजिक समीकरण को साधा जा सके। साथ ही ऐसे लोगों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी जो तेजी से काम कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए सियासी घमासान होने लगा है। सूबे की 36 विधान परिषद सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। विधान परिषद के चुनाव 2 चरणों में होंगे, जबकि मतदान 9 अप्रैल को होना है और नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब विधान परिषद में प्रचंड बहुमत के साथ अपना दबदबा बनाने की है। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने के बाद दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में लगी बीजेपी का अब अगला लक्ष्य एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करना है। वहीं विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ने वाली सपा विधान परिषद की सीटों को बचाने की तैयारी में लगी है। दोनों ही पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की टिकट की मांग कर रहे तमाम नेताओं की आस अब एमएलसी चुनाव पर है, तो हारे दिग्गज भी अब विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा करके दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। विधानसभा के बाद विधान परिषद की लड़ाई, निम्न सदन के बाद उच्च सदन को लेकर 2-2 हाथ। भाजपा पड़ेगी भारी या सपा करेगी चढ़ाई। विधानसभा चुनाव में हार से लाचार अखिलेश यादव के पास
विधान परिषद में बीजेपी से बदला लेने का एक बेहतरीन मौका है, लेकिन भाजपा ने भी दोनों सदनों में बहुमत अपने पास रखने के लिए जतन शुरू कर दिया है। भाजपा इस लड़ाई को भी जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लिहाजा इस बार के विधान परिषद चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 19 मार्च तक चलेगी, जबकि 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जिसने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है वो मान्य होंगे, जबकि दूसरे चरण में 6 सीटों के लिए 22 मार्च तक नामांकन किया जाएगा, जबकि 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 25 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दोनों ही चरणों के लिए 9 मार्च को एक साथ वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को एक साथ वोटों की गिनती होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव के बाद बीजेपी के लिए ये पहला मौका होगा जब उच्च सदन में बहुमत बना सके। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्रों की 36 सीटों पर 2016 के चुनाव में सपा ने 31 सीटें जीती थी, जिसमें 8 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है और इस बार भाजपा इस मौके को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। विधान परिषद को कैसे और कौन चुनता है, आइए हम आपको ये भी बताते हैं। विधान परिषद के 100 सदस्यों में से 38 विधायक चुनते हैं। 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि चुनते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर निगम के सदस्य या नगर पालिका के सदस्य ही चुनते हैं। 8 शिक्षक और 8 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट ही चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। जिसकी सत्ता उच्च सदन में दिखता है उसी का दम। उच्च सदन में किसका दम रहेगा, यह निचले सदन यानी विधानसभा में पार्टियों के दमखम पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह चुनाव सत्ता का ही माना जाता है। अभी तक ये रिकॉर्ड तो यही कहानी बयां करते हैं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 2004 में हुए चुनाव में सपा 36 में से 24 सीटों पर काबिज हुई थी। बसपा के पास एक भी सीट नहीं थी। 2010 में जब इन सीटों पर चुनाव हुए तो बसपा सत्ता में थी। उसने 36 में से 34 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर लिया था। इसके बाद फरवरी-मार्च 2016 में अखिलेश यादव के सीएम रहते चुनाव हुए तो सपा 31 सीटें जीत गई। इसमें 8 सीटों पर निर्विरोध जीत भी शामिल थी। भाजपा ने नामों पर लगाई मुहर। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में भाजपा संगठन ने स्थानीय निकाय के एमएलसी के नाम तय कर लिए हैं। इनमें सपा से आए कुछ एमएलसी को ही टिकट दिया जाएगा, बाकी भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम पर मुहर लगाई गई है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव विधान परिषद की जंग को किस तरह लड़ते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में जीत और हार का फैसला कई सवालों को जन्म देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।